नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टडी विद अखिलेश। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम हिंदी भाषा में कई सारे विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसका महत्व क्या होता है और इसके प्रमुख प्रकार क्या हैं जिनका उपयोग हम सामान्य रूप से करते हैं। आइए जानते हैं हम विराम चिन्हों के विषय में। दोस्तों, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या विश्राम लेना। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रुकना या विश्राम लेना। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं? किसी वाक्य को बोलते या पढ़ते समय अंत या बीच में अथवा किसी कथन पर बल देने या समझाने आदि के लिए हमें रुकना पड़ता है। रुकने की यह स्थिति विराम कहलाती है। फिर से सुनेंगे, किसी वाक्य को बोलते या पढ़ते समय अंत या बीच में अथवा किसी कथन पर बल देने या समझाने आदि के लिए हमें रुकना पड़ता है। रुकने की यह स्थिति विराम कहलाती है। आइए दोस्तों, हम एक उदाहरण देख लेते हैं जिससे स्पष्ट होगा कि विराम चिन्ह का किस प्रकार किसी वाक्य में प्रयोग होता है। उदाहरण है, उसे रोको मत जाने दो। ये मैंने एक वाक्य लिखा है, उसे रोको मत जाने दो। ठीक है, तो मैं यहां पर अल्प विराम लगा रहा हूं, ये लगा दिया। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। ध्यान देंगे, फिर से मैं लिख रहा हूं, उसे रोको मत जाने दो। ध्यान देंगे, मैं यहां पर अल्प विराम यहां पर लगा रहा हूं, ये लग गया। अब क्या बन गया वाक्य? उसे रोको मत जाने दो। एक अल्प विराम के कारण उसी वाक्य का पूरा भाव ही बदल गया। यहां पर रोकने के लिए कहा जा रहा है और जाने के लिए मना किया जा रहा है, और यहां कहा जा रहा है कि रोको मत जाने दो, एक अल्प विराम के कारण। स्पष्ट हो रहा होगा आपको कि विराम चिन्हों का किस प्रकार से किसी वाक्य में प्रयोग होता है और उसका कैसा फर्क होता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं विराम चिन्हों के महत्व के विषय में। क्या होगा महत्व इसका? वाक्य के सुंदर गठन और भावों की अभिव्यक्ति के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान देंगे, वाक्य के सुंदर गठन और भावों की अभिव्यक्ति के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। यदि इन विराम चिन्हों का उपयोग ना किया जाए, यदि विराम चिन्हों का उपयोग ना किया जाए तो क्या होगा? तो भाव अथवा विचार की स्पष्टता में बाधा उत्पन्न होगी। अर्थात जो भाव हम स्पष्ट करना चाहते हैं, विचार स्पष्ट करना चाहते हैं, उसमें बाधा उत्पन्न होगी और वाक्य एक दूसरे से उलझकर रह जाएंगे। अर्थात यदि हम विराम चिन्हों का उपयोग नहीं करेंगे तो ना तो वाक्य में स्पष्टता रहेगी और ना ही उसका हम भाव स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। दोस्तों, विराम चिन्हों के विषय में सही जानकारी न होने के कारण हम कई बार गलती कर देते हैं। इसी कारण आज हम विराम चिन्हों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे 5 विराम चिन्हों के विषय में, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह के विषय में। आइए दोस्तों, हम आगे चलते हैं और जानते हैं पूर्ण विराम के विषय में। पूर्ण विराम का सांकेतिक चिन्ह यह होता है। पूर्ण विराम किसे कहते हैं, ये हम देखते हैं। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह से रुकना या ठहरना। पूर्ण विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? पूरी तरह से रुकना या ठहरना। सामान्यतः जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, अथवा आप ये भी कह सकते हैं कि जहां वाक्य हमारा पूरा हो जाए, वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है।
जहां वाक्य हमारा पूरा हो जाए या वाक्य की गति हमारी अंतिम रूप ले ले तो वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यहां पर मैंने एक उदाहरण लिखा है, राम विद्यालय जाता है। मेरा वाक्य पूरा हो गया तो वाक्य के अंत में मैंने क्या लगा दिया है, पूर्ण विराम। वह पढ़ रहा है, सीता गाना गा रही है। वाक्य पूरा हुआ तो वाक्य के पूरा होने के बाद हम क्या लगा देते हैं, पूर्ण विराम। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं अल्पविराम के विषय में। अल्पविराम का सांकेतिक चिन्ह ये होता है, इसके द्वारा इसे प्रकट किया जाता है। दोस्तों, अल्पविराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। अल्प माने थोड़ा, अविराम माने रुकना या ठहरना। तो अल्पविराम का क्या अर्थ है, थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। इसका प्रयोग कब होता है, वाक्य में अपनी बात स्पष्ट करने हेतु। वाक्य में अपनी बात स्पष्ट करने हेतु जहां बहुत कम समय के लिए रुकना आवश्यक होता है वहां अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में अपनी बात को स्पष्ट करने हेतु जहां बहुत कम समय के लिए रुकना आवश्यक होता है वहां अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। इसका मैंने उदाहरण दिया है, जैसे राम, श्याम और मनमोहन पढ़ रहे हैं। राम, थोड़ा संभाल कर रुकेंगे, श्याम और मनमोहन पढ़ रहे हैं। अजय, माधव, राघव बाजार जा रहे हैं। सीता, गीता और रीता घर जा रही हैं। ऐसी स्थितियों में जहां हमें थोड़ी समय के लिए रुकना पड़े वाक्य को स्पष्टता देने के लिए वहां पर हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है अर्धविराम। मैंने कई बार देखा है कि जानकारी ना होने के कारण बच्चे अर्धविराम का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते, जबकि किताब में कहीं ना कहीं अर्धविराम का उपयोग देखने को मिलता है। फिर भी बच्चे जानकारी ना होने के कारण इसका उपयोग नहीं करते। आइए जानते हैं अर्धविराम के विषय में। वाक्य में जहां अल्पविराम से अधिक, ध्यान देंगे, वाक्य में जहां अल्पविराम से अधिक व पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना होता है वहां अर्धविराम लगाया जाता है। वाक्य में जहां अल्पविराम से अधिक और पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना होता है वहां पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। यहां पर मैंने कुछ उदाहरण भी लिखे हैं, जैसे आलस्य मनुष्य का शत्रु है। आलस्य मनुष्य का शत्रु है। हमें थोड़ा सा और आगे बात कहनी थी तो हमने अर्धविराम लगा दिया, इससे दूर रहो। ध्यान दो, आलस्य मनुष्य का शत्रु है। यदि यहीं तक वाक्य होता तो पूर्ण विराम लग जाता, लेकिन इसके आगे थोड़ा सा हमें और कहना था, तो शत्रु है, अर्धविराम लगाया, इससे दूर रहो। अब पूर्ण विराम हमने लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। सूर्योदय हो गया, पक्षी चहकने लगे, फिर हमने अर्धविराम लगाया। पवन भी मंथर गति से चल रहा है। सूर्योदय हो गया, पक्षी चहकने लगे, अर्धविराम लगाया हमने। पवन भी मंथर गति से चल पड़ा। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अन्य विराम चिन्हों के विषय में। प्रश्नवाचक चिन्ह के विषय में हम जानते हैं। इसका सांकेतिक चिन्ह इस प्रकार से होता है। इसका प्रयोग कहां किया जाता है, देखते हैं। वाक्य में प्रश्न पूछने के बाद सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अथवा आप ये भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, या जिस वाक्य के अंतर्गत क्या, क्यों, कैसे, किसने, किसके लिए, किसके द्वारा, ये सब शब्द जिस वाक्य के अंतर्गत आए उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण मैंने एक छोटा सा लिखा है। क्या तुम पढ़ रहे हो? प्रश्न मैंने पूछा है, क्या लिखा है आगे, तो अंत में क्या लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप खाना खाएंगे? क्या आप बाजार जाएंगे? क्या आप विद्यालय गए थे? ऐसे सब जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों के अंत में हम क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न सूचक चिन्ह। इसे प्रश्न सूचक चिन्ह भी कहते हैं। अगला देखते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसका सांकेतिक चिन्ह इस प्रकार से होता है। पूर्ण विराम लगाने के बाद उसके नीचे बिंदु लगा देते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग कहां होता है, वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, घृणा। ध्यान देंगे, वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि का भाव प्रकट करते समय
आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि का भाव प्रकट करते समय, अथवा किसी को पुकारते समय कारक की अंतिम विभक्ति के रूप में, का इसका प्रयोग होता है, कारक की अंतिम विभक्ति के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर से सुनेंगे, वाक्य में आश्चर्य, घृणा, हर्ष आदि का भाव प्रकट करते समय अथवा किसी को पुकारते समय कारक की अंतिम विभक्ति के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। वाह, यहां पर मैंने विस्मय बहुत अच्छी लगाया, आश्चर्य की बात है। वाह, यह तो कमाल हो गया। वाह, यह तो कमाल हो गया, आश्चर्य की बात है, इसमें आज बहुत अच्छी। दूसरा देखते हैं, अरे भाई, अरे भाई रास्ता दो, अरे भाई रास्ता दो, पुकारा जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है भाई को, अरे भाई रास्ता दो, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग। ध्यान रखेंगे, विस्मयादिबोधक चिन्ह को संबोधन चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। राम राम।